हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक में हम हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ने वाले हैं, द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट को खत्म हुए अभी 20 साल भी पूरे नहीं हुए थे कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड शुरू हो गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की ही तरह सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी दो ग्रुप्स में लड़ा गया। एक थी एक्सिस पास, जिसमें थे जर्मनी, जापान और इटली, और दूसरी तरफ थे एलीज, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया और अमेरिका। 6 साल चला हुआ ये वॉर सब जगहों पर लड़ा गया, लैंड पर, सी में एंड इन द एयर ऑल्सो। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की तरह इस वर्ल्ड वॉर में भी डेथ एंड डिस्ट्रक्शन काफी सारा था। इस वॉर में 60 मिलियन लोग मारे गए थे, या हम कह सकते हैं कि 1939 की पूरी दुनिया का 3% पॉपुलेशन इस वर्ल्ड वॉर में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मारा गया था, एंड मिलियंस वर इंजर्ड। ज्यादातर वॉर्स में सोल्जर्स मारे जाते हैं, बट इस वॉर में सोल्जर्स से ज्यादा सिविलियंस मारे गए थे। एशिया एंड यूरोप में काफी सारा नुकसान हुआ था। काफी सारी सिटीज को एरियल अटैक ने तबाह कर दिया था। सोशली एंड इकोनॉमिकली ये सिटीज अब खत्म हो चुके थे। इस तरह से डिस्ट्रॉयड यूरोप को वापिस से रिकंस्ट्रक्ट करना वाज क्वाइट डिफिकल्ट। वॉर के खत्म होते ही रिकंस्ट्रक्शन के काम को दो मेजर इन्फ्लुएंसेस ने अफेक्ट किया। द फर्स्ट वाज वेस्टर्न वर्ल्ड में अमेरिका का इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री पावर में डोमिनेंस दिखाई देने लगा, एंड द सेकंड वाज डोमिनेंस ऑफ सोवियत यूनियन। उन्होंने काफी मेहनत करके जर्मन्स को हराया था एंड खुद को एक बैकवर्ड एग्रीकल्चरल कंट्री में से खुद को एक वर्ल्ड पावर में ट्रांसफर किया था, वो भी ड्यूरिंग द टाइम व्हेन द वर्ल्ड वाज ट्रैप्ड इन द ग्रेट डिप्रेशन। इन दो वर्ल्ड वॉर्स के बाद वर्ल्ड के इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिशियंस को काफी एक्सपीरियंसेस हुए एंड उन्होंने दो मेजर लेसन सीखे। द फर्स्ट वाज कि कोई भी इंडस्ट्रियल बेस्ड सोसाइटी जो मास प्रोडक्शन करती है वो तभी अपने आप को सस्टेन कर सकती है इफ देयर इज मास कंजम्पशन, एंड मास कंजम्पशन तभी पॉसिबल है अगर लोगों के पास स्टेबल इनकम हो। इनकम तभी स्टेबल होगी जब लोगों के पास काम होगा। सो स्टेबल इनकम रिक्वायर्ड स्टेबल एम्प्लॉयमेंट। बट एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि मार्केट होने से ये गारंटी नहीं है कि सभी को काम मिलेगा ही। Therefore, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस जरूरी हो जाता है so that they can control fluctuations of price, output and employment. So इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए गवर्नमेंट का इंटरवेंशन जरूरी है। सेकेंड लेसन इन इकोनॉमिक्स ने सीखा कि एक कंट्री को दूसरे कंट्रीज के साथ इकोनॉमिकली कैसे लिंक अप किया जाए। फुल एम्प्लॉयमेंट का जो गोल था वो अगर गवर्नमेंट के पास गुड्स, कैपिटल एंड लेबर का अगर कंट्रोल हो तो ही पॉसिबल था। सो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि वॉर के बाद में इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम का एम था कि वे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड एम्प्लॉयमेंट स्टेबिलिटी को इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में बनाए रखे। एंड ये किस तरह से पॉसिबल था? तो इसके लिए एक फ्रेमवर्क बनाया गया। 1944 में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में ब्रिटन वुड्स में यूनाइटेड नेशन की मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस में इस फ्रेमवर्क को लेकर एवरीवन एग्रीड। नाउ इस ब्रिटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में जो फ्रेमवर्क बनाई गई थी उसके दो काम थे। एक तो अपने मेंबर्स के फॉरेन ट्रेड में हुए घाटे और प्रॉफिट से डील करने के लिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF बनाया गया, एंड दूसरा वॉर के बाद रिकंस्ट्रक्शन करने में काफी पैसा लगता था। सो इन पैसों का इंतजाम करने के लिए इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट बनाया गया, जो दुनिया भर में वर्ल्ड बैंक के नाम से जाना गया। इन्हीं रीजंस की वजह से द IMF एंड द वर्ल्ड बैंक को ब्रिटन वुड्स के इंस्टीट्यूशंस या फिर ब्रिटन वुड्स ट्विंस के नाम से भी जाना जाता था। वॉर के बाद बनी गई इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम को ब्रिटन वुड्स सिस्टम भी कहा जाता है। द IMF एंड वर्ल्ड बैंक की वजह से हमारे कंट्री में इसकी गहरी असर दिखाई दे रही थी। इन दोनों सिस्टम्स ने 1947 से अपने फाइनेंशियल ऑपरेशंस शुरू कर दिए थे। इन इंस्टीट्यूशंस में कुछ भी छोटे मोटे डिसीजन मेकिंग वाज कंट्रोल्ड बाय द वेस्टर्न इंडस्ट्रियल पावर्स, यानी कि डेवलप्ड कंट्रीज के हाथ में इन दोनों सिस्टम का पूरा पावर था। जैसे कुछ भी डिसीजंस लेने हो IMF या वर्ल्ड बैंक के बारे में तो US के पास ही वीटो पावर था, यानी कि उनकी हाँ के बगैर कुछ भी डिसीजन फाइनल नहीं होगा। ये इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो डिफरेंट नेशनल करेंसीज को एंड मॉनेटरी सिस्टम को इंटरलिंक करता है। ब्रिटन वुड्स का सिस्टम फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स पर बेस्ड था, यानी कि अगर $1 के 5 रुपए फिक्स किए हैं तो उतने ही होंगे, एंड जो बेस करेंसी थी दैट इज डॉलर वो खुद
खुद भी गोल्ड के रेट से फिक्स था, यानी कि $1 की कीमत 35 आउंस दैट इज 952 ग्राम सोने की कीमत के बराबर। $1 में 952 ग्राम सोना आ सकता है। बट आजकल तो डॉलर की ही सुप्रीमेसी चलती है एंड रेट हर सेकंड बदलता रहता है। एंड इस सुप्रीमेसी के चलते अमेरिका चाहता है कि हर इंटरनेशनल ट्रेड डॉलर में ही हो। इस ब्रिटेन वुड्स सिस्टम की वजह से वेस्टर्न इंडस्ट्रियल कंट्रीज एंड जापान में ट्रेड एंड इकोनॉमिक ग्रोथ का पीरियड शुरू हो गया। 1950 से 1970 के बीच में डेवलप्ड कंट्रीज में वर्ल्ड ट्रेड हर साल 8% के हिसाब से बढ़ने लगा एंड लोगों की इनकम भी हर साल 5% बढ़ने लगी। ये जो इनकम का ग्रोथ रेट था वो मोस्टली स्टेबल ही रहा विदाउट एनी फ्लक्चुएशंस। पहले की तरह इनकम में या भाव में उतार चढ़ाव नहीं दिखाई दे रहा था। प्लस इन कंट्रीज में अनएम्प्लॉयमेंट भी 5% से नीचे ही रही, यानी कि बहुत कम परसेंट थे जो अनएम्प्लॉयड थे। 1950 से 1970 के डेकेड्स में टेक्नोलॉजी भी जबरदस्त स्प्रेड हो रही थी। जो डेवलपिंग कंट्रीज थे वे इन एडवांस्ड डेवलप्ड इंडस्ट्रियल कंट्रीज के लेवल में आने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे थे। इन डेवलप्ड कंट्रीज के साथ कैचअप करने के लिए अंडर डेवलप्ड कंट्रीज ने मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाले मॉडर्न इंडस्ट्रियल प्लांट एंड इक्विपमेंट इंपोर्ट करना शुरू कर दिया एंड इस इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे भी लोन के तौर पर ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन से ही लिया जा रहा था। डेवलप्ड कंट्रीज के साथ कम्पीट करने के चक्कर में हर एक तरह की शर्तें मानी जाने लगी थी एंड दे इवन स्टार्टेड पेइंग टैक्स। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया तब भी वर्ल्ड के काफी पार्ट्स में अभी भी यूरोपियंस का कॉलोनियल रूल था, यानी कि यूरोपियंस अभी भी काफी सारी जगह पर रूल करते थे। ओवर द नेक्स्ट 2 डेकेड्स एशिया एंड अफ्रीका की मोस्ट ऑफ द कॉलोनीज फ्री एंड इंडिपेंडेंट नेशन बनकर सामने आ रही थी, लेकिन ये सब कंट्रीज फाइट कर रही थी गरीबी से एंड रिसोर्सेज की कमी से, क्योंकि उनकी इकोनॉमीज एंड उनकी सोसाइटीज कॉलोनियल रूल की वजह से पूरी बिखर चुकी थी। ब्रिटेन वुड्स के इंस्टीट्यूशंस IMF को एंड वर्ल्ड बैंक को बनाया ही इसीलिए गया था ताकि वे इंडस्ट्रियल कंट्रीज की फाइनेंशियल नीड्स को पूरा कर सके एंड इसीलिए इन दो इंस्टीट्यूशंस को पहले की जो कॉलोनीज थी उसकी पॉवर्टी एंड उसका लैक ऑफ डेवलपमेंट को किस तरह से टैकल किया जाए ये नहीं आता था। अब जब यूरोप एंड जापान रैपिडली अपनी इकोनॉमिक्स को ग्रो कर रहे थे तो नाउ दे वर नॉट डिपेंडेंट ऑन IMF एंड वर्ल्ड बैंक फॉर द फाइनेंशियल नीड्स। तो ऐसे में ब्रिटेन वुड्स क्या करे? तो ऐसे में लेट 1950 से ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशंस ने अपना अटेंशन इन डेवलप्ड एंड प्रोग्रेसिव कंट्रीज से हटाकर डेवलपिंग कंट्रीज की तरफ लेकर गए, क्योंकि इन इंस्टीट्यूशंस को भी तो कमाना था। यूरोप एंड एशिया तो अपनी इकोनॉमीज स्ट्रॉन्ग करने लगे थे, सो इन्होंने डेवलपिंग एंड पुअर कंट्रीज पर अपना ध्यान देना शुरू कर दिया ताकि लोन्स एंड इंटरेस्ट से उनका काम चल जाए। नाउ ये जो ज्यादातर इंडिपेंडेंट एंड पुअर कॉलोनीज पहले इन्हीं यूरोपियन कंट्रीज का पार्ट थे एज दे वर रूलिंग देम। नाउ इन इंडिपेंडेंट नेशंस का प्रॉब्लम ये था कि अपनी गरीबी मिटाने के लिए उन्हें वही यूरोपियन कॉलोनी से मदद लेनी पड़ रही थी जो उन्हें गरीबी की तरफ लेकर गए थे। हम सब आजाद तो हो चुके थे, डीकॉलोनाइजेशन तो हो चुका था, पर फिर भी उन कॉलोनियल पावर्स के पास आज भी हमारी काफी चीजों के ऊपर कंट्रोल था, जैसे हमारी इकोनॉमीज पर, हमारे रिसोर्सेज जैसे मिनरल्स, लैंड्स एक्सेट्रा पर। कई बार अमेरिका जैसी पावरफुल कंट्रीज की कंपनियां इन गरीब एंड डेवलपिंग कंट्रीज के नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करने के राइट्स बहुत ही चीप रेट पर खरीद लेते थे और इन्हीं सब रीजंस की वजह से 50s और 60s में होने वाली फास्ट ग्रोथ जो वेस्टर्न इकोनॉमीज एक्सपीरियंस कर रही थी उसका फायदा इन डेवलपिंग कंट्रीज में दिखाई नहीं दे रहा था एंड सो हमारे जैसे इन डेवलपिंग कंट्रीज ने अपने हक के लिए आवाज उठाना शुरू किया एंड दे ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स एज अ ग्रुप G77। ये ग्रुप ने NIEO यानी कि न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर की डिमांड की। इस NIEO के जरिए वे ये डिमांड करना चाहते थे कि ये सिस्टम के जरिए उन्हें अपने नेचुरल रिसोर्सेज पर एक्चुअल कंट्रोल मिले, खुद को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट से कुछ मदद मिलेगी, अपने रॉ मटेरियल्स के सही दाम मिले एंड खुद के मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को इन डेवलप्ड कंट्रीज के मार्केट्स में एंट्री हो सके। कई सालों से वर्ल्ड इकोनॉमी में स्टेबल एंड रैपिड ग्रोथ दिखाई दे रहा था, बट फिर भी इस पोस्ट वॉर वर्ल्ड में सब कुछ ठीक नहीं था। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका के कई कंट्रीज के साथ अभी भी इश्यूज सेटल नहीं हुए थे एंड इसी ओवरसीज इन्वॉल्वमेंट की
वजह से काफी खर्चा भी हो रहा था एंड इसी वजह से 1960s से यूएस के फाइनेंसेस एंड कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ कमजोर पड़ने लगे। इट वीकेंड। अब यूएस डॉलर वाज नो लॉन्गर अ प्रिंसिपल करेंसी। जिससे पहले इट वाज डिसाइडेड कि $1 में 35 आउंस गोल्ड खरीदा जा सकेगा, बट नाउ द सिचुएशन वाज डिफरेंट। यूएस डॉलर की पकड़ ढीली होने की वजह से गोल्ड के भाव में डॉलर की कीमत गिरने लगी एंड इसकी वजह से धीरे धीरे पहले जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स का सिस्टम बना था इट कोलैप्स्ड एंड उसकी जगह पर फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट्स आ गए, यानी कि पहले की तरह फिक्स रेट्स नहीं थे। इट केप्ट ऑन चेंजिंग, रेट्स ऊपर नीचे होते रहते थे। मिड 70s से तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम में भी काफी चेंजेस देखने को मिले। जैसे पहले डेवलपिंग कंट्रीज लोन्स एंड डेवलपमेंट असिस्टेंस यानी कि मदद के लिए इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशंस जैसे आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक से मदद ले सकते थे, बट नाउ दे वर फोर्स्ड टू टेक लोन्स और हेल्प फ्रॉम वेस्टर्न कमर्शियल बैंक्स और प्राइवेट लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस। नाउ इस तरह से कमर्शियल बैंक्स एंड लेंडिंग इंस्टीट्यूशन से लोन लेने की वजह से अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका में इनकम कम होती गई एंड गरीबी बढ़ती गई। इसके चलते मिड 70s से लेकर अर्ली 90s तक इन डेवलपिंग कंट्रीज को अनएम्प्लॉयमेंट को भी फेस करना पड़ा एंड इसकी वजह से लेट 1970s से बड़ी बड़ी एमएनसीज अपना प्रोडक्शन ऐसी एशियन कंट्रीज में शिफ्ट करने लगे जहां कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, लेबर, लैंड एक्सेट्रा लो हो। वर्ल्ड वॉर के बाद 1949 में चाइना वर्ल्ड इकोनॉमी से कट ऑफ ही रहा। इट डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। एक तो चाइना में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज, सोवियत यूनियन का कोलैप्स होना एंड सोवियत स्टाइल का कम्युनलिज्म ईस्टर्न यूरोप से मिट जाना, इन सब रीजंस की वजह से कंट्रीज अब वर्ल्ड इकोनॉमी वाले सिस्टम की अंदर रिटर्न हो रही थी। चाइना एंड इंडिया जैसी कंट्रीज में लेबर के वेजेस वर रिलेटिवली लो। जहां वर्ल्ड मार्केट को कैप्चर करने की कंपटीशन चल रही थी तो इट इज नेचुरल कि बड़ी बड़ी फॉरेन की मल्टीनेशनल कंपनीज को लेबर के लो वेजेस वाली कंट्रीज अट्रैक्टिव लगी फॉर द इन्वेस्टमेंट। हमने काफी सारे प्रोडक्ट्स पर देखा होगा मेड इन चाइना, फिर वो टीवी हो, मोबाइल फोन्स हो या टॉयज हो, हर प्रोडक्ट के ऊपर मेड इन चाइना। क्यों? बिकॉज चाइनीज इकोनॉमी का काफी लो कॉस्ट स्ट्रक्चर है, लेबर के वेजेस भी काफी लो है। ये जो बड़ी बड़ी एमएनसीज है वे पहले इन्वेस्ट करती थी बड़ी एंड डेवलप्ड कंट्रीज में, पर अब जब इन्होंने इंडस्ट्रीज को रिलोकेट किया टू लो वेज वाली कंट्री जैसे चाइना, तो वर्ल्ड ट्रेड एंड कैपिटल फ्लोज में एक जबरदस्त उछाल देखने को मिला। पिछले 2 डेकेड से इंडिया, चाइना एंड ब्राजील जैसी कंट्रीज में जो इकोनॉमिक चेंजेस देखने को मिले हैं उससे वर्ल्ड की इकोनॉमिक ज्योग्राफी में ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। दिस इज द एंड ऑफ द लेसन। होप यू हैव अंडरस्टूड द लेसन प्रॉपर्ली। थैंक यू।